पाकिस्तानी वैसे जंग से खौफज़दा तो नहीं होते, लेकिन ये ख़तरा तो मौजूद है जंग का। रावलपिंडी में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहाँ पे स्पेशली अहकामात जारी किए गए थे। बहुत सारे इलाकों में बिजली को बंद किया गया और ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी अपनी बिजली बंद रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। जबकि अडयाला जेल के आसपास के इलाकों में भी लाइटें बंद रखी गई हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं यहाँ रावलपिंडी में। जब आप रावलपिंडी की बात करते हैं तो वहाँ पे दो जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो GHQ है और दूसरी अडयाला जेल है। अडयाला जेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी उस जेल के अंदर बंद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नाम के ऊपर लोग सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी आवाज़ है, वो इस वक्त अडयाला जेल में बंद है। जबकि GHQ इसलिए कि पाकिस्तान का दिफाई नुक्ता नज़र से वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और GHQ में भी जो है वो क्योंकि रावलपिंडी में है तो इस हवाले से उसकी हसासियत है। अब इंडिया के अंदर भी इसी किस्म की सूरत हाल थी। इंडिया में जो है वो अमृतसर के इलाके से रिपोर्ट हुआ कि पूरे अमृतसर में एक ब्लैकआउट था। अब ये वो एरिया है जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती है। इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है वो वहाँ रहती है। खालिस्तान के हवाले से जो आवाज़ें उठती हैं वो मशरकी पंजाब से उठती हैं क्योंकि वहाँ पे सिख बरादरी की अक्सरियत है। सिखों का जो मजहबी मुकामात हैं वो पाकिस्तान में हैं और सिख जो है वो अलग मुल्क बनाने के लिए अक्सर औकात जो है वो उनकी खालिस्तान के हवाले से आवाज़ें उठती हैं और वो कनाडा के अंदर भी मौजूद हैं, बरतानिया में भी मौजूद हैं, अमेरिका में भी मौजूद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और इंडिया के अंदर भी उनकी तहरीक चलती रहती है। इस हवाले से वो वक्तन फ़वक्तन कभी रेफरेंडम करवाते हैं कि अलग मुल्क बनाया जाए, कभी कोई और चीज़ करते हैं। तो सिखों ने अपनी इकॉनमी भी बेहतर की है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो अमृतसर पे अटैक कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहती हो या सिविलियंस को वहाँ पे नुकसान पहुँचाया जाए। पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर सकता है। उसकी वजह यह है कि भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, तो जवाब भी भारतीय मिलिट्री को मिलना चाहिए, ना कि वहाँ के सिविलियंस को जवाब मिलना चाहिए। दूसरा, जो सिख कम्युनिटी है वो तो उसकी हमदर्दियाँ बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ रहती हैं, या अगर जिनकी पाकिस्तान के साथ हमदर्दी नहीं भी रहती तो भी वो पाकिस्तान को कोई दुश्मन की नज़र से नहीं देखते। उसकी वजह यह है कि उनके बहुत सारे मजहबी मुकामात पाकिस्तान में हैं और जब वो यहाँ पे आते हैं तो पाकिस्तानी उन्हें खासा प्रोटोकॉल देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कभी भी एक पूरी कम्युनिटी को अपना दुश्मन बनाने की गलती नहीं करेगा। अब ख़तरा एक और पैदा हो गया है कि भारत कहीं पे इंडियन पंजाब में कोई दहशतगर्दी का हमला करवा कर पाकिस्तान के खाते डाल के फिर से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ना बना ले और उसके बहाने फिर से पाकिस्तान पर चढ़ ना दौड़े। नाज़रीन, जो कुल मिलाकर बात है वो अगर एक जुमले में बंद की जाए तो वो ये है कि भारत के तैयारे गिराना एक दिफाई अमल था, मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है। कुल मिलाकर ये बात है, भारतीय फ़ौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 70 से ज़ायद 71 की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग ज़ख्मी हैं, जिनमें कुछ लोग तो बहुत शदीद ज़ख्मी हैं क्योंकि ये मिसाइल का अटैक था, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ था। अब तैयारे गिराना हमारा दिफाई हिकमत अमली थी, दिफाई नुक्ता नज़र से हमने ये किया, लेकिन मिसाइल हमलों का जवाब देना अभी बाकी है जो पाकिस्तान की सरजमीन की खिलाफ वर्जी की गई। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रही है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये, क्योंकि ये दोनों एक पेज पे हैं, इस पर तो कोई दो राय नहीं है, ये मिलकर फैसले करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे हैरत होती है कि दोनों अलग अलग तरह के स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। ऐसा लगता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सियासी क़यादत से कोई और स्टेटमेंट दिलवाती है, फिर चेक करती है कि पब्लिक का रिएक्शन क्या आ रहा है और उस बुनियाद के ऊपर फिर वो अपना रिएक्शन देते हैं। जैसा कि राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियरली ये कहा और उनका ये स्टेटमेंट पूरे पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है, और मुझे कुछ लोगों ने ये गिला भी किया कि आपने स्टेटमेंट के ऊपर एक ट्वीट कर दिया। मैंने कहा जी मैं क्यों ना करूं, राणा सनाउल्लाह साहब ने बात ही ऐसी की है। राणा साहब ने कहा कि जनाब बस लड़ाई खत्म, हमने ले लिया जो हमने बदला करना था, अब अगर इंडिया कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। भाई, उन्होंने आपके यहाँ पे लाशें गिरा दी हैं, उन्होंने मसाजिद शहीद कर दी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर आम निहत्ते शहरियों का खून बहा दिया है, और आप कह रहे हैं कि जनाब ये तो सरेंडर है एक तरह का। ख्वाजा आसिफ ने भी भारतीय मीडिया से, इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए ऐसी ही बात की है,
और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक बोंगी और मार दी थी कि हमने बहुत सारे भारतीय फौजी जो है उन्हें पकड़ लिया। ना सिर्फ ख्वाजा आसिफ ने खुद ये जुमला कहा कि हमने जो भारतीय फौजी है उन्हें कैदी बना लिया है, बल्कि उन्होंने कुछ टाउट्स को भी ये जुमला बता दिया। अब मामला ये है कि पाकिस्तान में सहाफत का मेयार भी इतना गिर गया है कि जो चीज़ें रिपोर्ट हुई मैं आपको बताऊं तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी ये सब कुछ पाकिस्तान के मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि सियालकोट से पाकिस्तान का बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान ने भारत का फतह कर लिया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे 120 से ज़्यादा चेक पोस्टें पाकिस्तान ने फतह कर ली हैं, जबकि वो उन्होंने ये भी कहा कि जब चाहें कश्मीर का बड़ा हिस्सा हम आज़ाद करवा सकते हैं। दर्जनों भारतीय फौजी जंगी कैदी बनाए जा चुके हैं। ये आप अंदाज़ा करें कि इस किस्म की खबरें जो है वो टाउट्स चला रहे थे, ये सारी बाउंस हुई हैं। और ये खबरें किसने दी हैं? ख्वाजा आसिफ ने दी हैं, क्योंकि कैदी बनाने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। ये बहुत बड़ी तादाद में तैयारे गिराने की बात भी ख्वाजा आसिफ ने की थी। अब ख्वाजा आसिफ साहब को बिठाया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उनका एक इंटरव्यू हुआ CNN पे। अब ख्वाजा साहब जो है वो मुंह उठा के किसी भी इंटरनेशनल टीवी चैनल पे चले जाते हैं। मेरे ख्याल में मैंने पहले भी कहा था कि इन्हां दे मुंह ते चिक्कू चाड़ो, ख्वाजा साहब का मुंह बंद करें, वरना ख्वाजा साहब तबाही फेर देंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, पाकिस्तान के नुक्ता नज़र की। एक इंडिया का वज़ीर दिफा है, इंतहाई ज़ीरक और समझदार आदमी है, कोई आप उसके मुंह से गैर ज़रूरी बात नहीं सुनते। एक हमारा वज़ीर दिफा है, इसका मुंह ही बंद नहीं होता, कभी एक धमकी, कभी एक चीज़, कभी एटमी धमकी, कभी ये कभी वो। पाकिस्तान भाई एक जिम्मेदार रियासत है, एक ऐसे गैर जिम्मेदार और लाउबाली शख्स को उठाकर पाकिस्तान का वज़ीर दिफा बना दिया है जिसे इस वक्त ये अंदाजा नहीं कि जंगी माहौल में क्या कहना है और क्या नहीं कहना। अब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे जब पूछा ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब बताइए कि आपने ये क्लेम किया कि आपने 5 तैयारे भारत के मार गिराए, अब बताएं आपने कहां से मार गिराए और आपके पास क्या सबूत है? तो ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया पे मैंने देखा। यानी पाकिस्तान का और भारत का सोशल मीडिया जो है वो क्योंकि ये खबरें दे रहा था तो इसलिए मैंने भी दे दी। ये आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। आप अंदाजा करें इस आदमी के इंटेलेक्ट लेवल का कि आपका वजीर दिफा ये कह रहा है CNN के ऊपर बैठ के, जो दुनिया का टॉप का न्यूज चैनल है, कि जनाब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोई इंडियन तैयारे गिरे हैं। मुझे क्या पता कैसे गिरे, यानी कुछ शवाहिद नहीं दे रहा, कोई सबूत नहीं दे रहा। भाई आप इसके 100 जवाब और दे सकते थे। आप ये दे सकते थे कि भाई इंडियन टेरिटरी के हमने अंदर गिराए हैं, हमारे पास बाकायदा सिस्टम है जिससे हमने चेक कर लिए हैं, हमें बिल्कुल पता है अब जिनके तैयारे गिरे हैं आप उनसे कंफर्म करें कि तैयारे गिरे हैं। और वो मीडिया रिपोर्ट्स और चीजें सामने रखता, वो सोशल मीडिया का कह रहा है जी कि जनाब सोशल मीडिया ने कहा, और बाद में जान छुड़ाने के लिए मीडिया पे भी डाल रहा है। तो ये पाकिस्तान का वज़ीर दिफा, और मैं हैरान होता हूं कि इतना नॉन सीरियस आदमी के मीम्स, मुख्तलिफ किस्म की मीम्स, एक में दिखा रहे थे नरेंद्र मोदी साइकिल चला रहा है और उसके पीछे जो है वो जहाज़ों का मलबा पड़ा हुआ है, और लिख रहे हैं जनाब कि ये बेचने के लिए जा रहा है उधर नरेंद्र मोदी बिलालगंज में जहाज़ों का मलबा। अंदाज़ा करें ये वज़ीर दिफा है, ये संजीदगी का आलम है। और भाई पाकिस्तान में कैसी बेशर्मी है आपकी कि पाकिस्तान में 31 लाशें गिरी हैं पाकिस्तानियों की, 31 पाकिस्तानी शहीद किए हैं भारत ने, और आप वहाँ पे मीम्स बना रहे हैं। एक और मीम्स बनाया जनाब, वो भी चलाया ख्वाजा आसिफ साहब ने। मुझे तो हैरत होती है कि इस शख्स को वज़ीर दिफा बनाने वालों की अपनी दिमागी सलाहियत क्या है कि उन्होंने उठाकर इसको अपना बॉस बना लिया। यानी एक ऐसे आदमी को अपना बॉस बना लिया, इससे तो उनकी अपनी दिमागी हालत का मुझे शक हो रहा है कि पता नहीं उनकी क्या सूरत हाल है कि ऐसे अजीबोगरीब आदमी को, ऐसे नौसरबाज को उठा के उन्होंने अपना वज़ीर दिफा बना लिया। मैं तो हैरान हो रहा हूँ। और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया जनाब कि वहाँ पे मुझे पता चला कि तैयारे कैसे तबाह हुए, और बाद में जनाब मीडिया पे डाल दिया। अब पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, यहाँ एक से बढ़ के एक है, वो कौम को मुबारकबादें दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी कि चांदनी रात बना दी, अंधेरी रात को पाकिस्तान ने इंडियन तैयारों पे हमले करके, और कौम को बार बार 3 दफ़ा मुबारकबाद दी। मैं हैरान होता हूँ कि ये आपके डैम्स के ऊपर दुश्मन जो है वो अटैक करके गया है। 9 मकामात पे उसने 26 मसाइल, उसने 24 मसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। 31 शहरी शहीद हैं, 71 जो हैं वो अभी तक की इतला के मुताबिक ज़ख्मी हैं। और पहले आपने कहा जी हम बदला लेंगे, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है तो वहाँ पे ये कहते हैं जी हम बदला लेंगे, हमने लेना है बदला इंडिया से, और उसके लिए हमने फुल इख्तियारात दे दिए फौज को। और बाद में कहते हैं जनाब हमने ले लिया बदला, हो गया काम, सब ठीक हो गया, कौम को बहुत मुबारकबाद हो। आप कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। कौम को पता है कि आप पे अमेरिका से दबाव आया है,
अमेरिकन दबाव आने के बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिसी बदली है। पाकिस्तान इसका बदला लेना चाहता था, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी उस वक्त अमेरिकन दबाव के ऊपर यह लड़ाई ऐसा लगता है कि रुक गई है। लड़ाई दोबारा भी शुरू हो सकती है, लेकिन भारत ने जो करना था वो किया है। उसने पाकिस्तान के अंदर आगे टारगेट किया है और उन्होंने कामयाब हमला किया। अब शहबाज शरीफ की ये आदत है कि ये जब भी नाकाम होते हैं ना, ये मुबारकबाद दे देते हैं।